Welcome you all in another lesson, and today's lesson is all about the real example of refraction in our life. As per NCERT दो एग्जाम्पल हैं जो कि है एक apparent depth और early sunrise and late sunset. पहले इसको लेते हैं apparent depth. क्या होता है बेसिकली कि एक ग्लास या फिर कोई वाटर पॉट समझ सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कोई कॉइन रखा हुआ है। तो इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो खाली जब टैंक होता है या खाली बर्तन होता है तो इसकी एक्चुअल डेप्थ हमको दिखाई देती है विच इज दिस। तो ये जो है ये इसकी एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, एच। लेकिन जब इसमें पानी भरा होता है और तब हम इसको यहां से देखते हैं, यहां से, तो ये हमको यहां पर दिखाई देगा। अब इसको डायग्राम से हम कैसे समझ सकते हैं कि इस कॉइन से लाइट रेज जो होगी बाहर की तरफ आएगी, एक्चुअल में सब तरफ जाती है लेकिन हम कोई 2 या 3 ही लेते हैं। तो यहाँ से जब ये बाहर जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी क्योंकि डेंस टू रेयर मीडियम जा रही है, तो ये दूर हटेगी। अब यहाँ से इन लाइट रेज को, इन तीनों को देखते हैं तो ये सीधी है, ऐसी बाहर निकलेगी। तो इन तीनों को देखते हैं तो ये डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो आगे तो कहीं जाकर मीट करेगी नहीं। लॉजिक ये है या फिर साइंस ये है कि जहाँ पर ये लाइट रेज एक दूसरे को मीट करती है या कन्वर्ज होती है या एक दूसरे को क्रॉस करती है, वहाँ पर ये इनकी इमेज बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये डाइवर्ज हो रही है, तो इधर तो ये रियली तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इनको पीछे की ओर रिट्रेस करते हैं। इस लाइट रे को अगर पीछे की ओर ले जाते हैं तो यहाँ निकलेगी और इसको पीछे लाते हैं तो ये यहाँ आएगी। तो जिस जगह पर ये तीनों, ये इसकी बैक ट्रेसिंग और इसकी भी बैक ट्रेसिंग होगी, तो ये तीनों जहां पर मिलते हैं वहां पर ये इमेज बनाएंगे, जो कि एक वर्चुअल इमेज होती है क्योंकि एक्चुअल में नहीं बन रही है। दो चीज़ होती है वर्चुअल और एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्योंकि लाइट रेज ओरिजिनली मीट नहीं कर रही है, यहाँ से इसको देखने पर ऐसा लगता है इस लाइट रे को कि जैसे कोई ये लाइट रे यहाँ से आ रही होगी, उधर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये यहीं से आ रही होगी, ये यहाँ से आती हुई नहीं दिखेगी। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ पर एक तरह से। तो जहाँ पर ये हमको दिखाई देती है एक्चुअल में भरे बर्तन में, उस डेप्थ को हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो ये जो एच होगी इसकी, ये होगी इसकी एपरेंट डेप्थ, जैसा कि हमने यहाँ पर हेडिंग रखी है। अभी इसको ऑब्लिक देखते हैं, बर्तन को ऑब्लिक मतलब साइड में से कहीं से देखते हैं, तिरछा देखते हैं इसको कहीं पर, यहाँ से इसी कॉइन पर सेम कंडीशन है, बट पहले इसको ऊपर से देखते हैं, अब साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं हम कि लाइट रेज जो है, हम मल्टीपल लाइट रेज सेलेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी हमने 2 ही की है। तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी लाइट रे, और यहाँ पर देखने को लग रहा है कि ये वापस एक दूसरे से दूर जाती है, तो दूर जाती हुई लाइट रेज कहीं मिलेगी नहीं। तो अगेन इनको पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो इस जगह पर ये मिलती है, विच इज अगेन अ वर्चुअल इमेज। ऐसा लगेगा कि जैसे यहां से देखने पर दिस कॉइन इज नॉट हियर, इट सीम्स दैट द कॉइन इज हियर, यहां पर इस जगह पर। तो अगेन यहां पर इसकी ये तो हो गई एक्चुअल डेप्थ एच, और ये जो डेप्थ होगी ये होगी इसकी एपरेंट डेप्थ। सरफेस से यहां से इसकी एक्चुअल डेप्थ और ये वर्चुअल डेप्थ। तो ये एक्चुअल डेप्थ का, सॉरी एपरेंट डेप्थ का एक्सप्लेनेशन है और एग्जाम्पल है। उसी तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पेंसिल का मुड़ना दिखाई देता है, या जब शिकारी या फिशिंग करते हैं लोग तो पानी में मछली जो होती है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे बाहर से नहीं दिखाई देती है। तो जो लोग फिशिंग करते हैं उन लोगों को पता होता है कि जब अगर फिश कहीं दिख रही है तो किस जगह पर उसको डायरेक्ट अटैक करना हो, तो किस जगह पर अटैक किया जाए, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड जो है वो है ये अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। इसका मतलब ये नहीं है कि सनराइज जल्दी होता है या सनसेट लेट होता है, ऐसा नहीं है। इसका हेडिंग का मतलब ये है कि टाइम से पहले हमको सूरज का दिखाई दे जाना, या फिर इवनिंग के बाद तक हमको सूरज का हॉरिजॉन्टल पर दिखाई देना। तो हम यहाँ पर एक केस ले रहे हैं कि केस नहीं, सॉरी, एक रेफरेंस लाइन ले रहे हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। हॉराइजन जो होता है, हॉराइजन क्षितिज, जहाँ से हमको सनसेट या सनराइज दिखाई देना शुरू होता है। जहाँ पर हम और डेप्थ में जाए तो स्काई और ग्राउंड
जो होता है एक जगह पर मिलता हुआ दिखाई देता है उसको हम हॉराइजन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेते हैं यहाँ पर ये लाइन, अर्थ उसका एटमॉस्फेयर, जो ये आउटर लाइन दिख रही है उसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, एक्चुअल में क्या हम जिस समय हॉराइजन से नीचे होता है सर, या हमारे हॉराइजन से कोई भी चीज़ अगर नीचे होती है तो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब सन यहाँ होता है तो जैसे ही वो उसकी रेस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, यहाँ तक तो देखो सीधी दी है, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो ये नॉर्मल लेंगे हम, नॉर्मल से ये रेयर टू डेंस मीडियम में जा रही है, तो डेंस मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ते मुड़ते अब क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली डेंसिटी चेंज करता है, क्योंकि एक जैसी डेंसिटी नहीं है सब जगह, तो ये क्या करता है धीरे धीरे ऐसा बेंड होगा। फाइनली जब ये किसी ऑब्जर्वर को दिखेगी ये लाइट रे यहाँ से आने वाली, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइट रे इधर से आ रही है, उसको लगेगा कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जब सन यहाँ होता है तो वो यहाँ नहीं दिखाई देता, हमको यहाँ अपीयर होता है। अपीयर का मतलब वो फिजिकली वहाँ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सन यहीं पर होगा। सो जब ऐसी कंडीशन होती है जैसे हमें कोई चीज लग रही होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। सो इट्स अपीयर दैट द सन इज हियर व्हाइल द सन इज एक्चुअली हियर। सो इस चीज को हम बोलते हैं अर्ली सनराइज, क्योंकि सूरज उगने से पहले हमको दिखाई दे गया। फिर क्या होता है कि अब आप कहोगे जब ये ऐसा होता है तो 2 बार दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है 2 बार नहीं दिखाई देगा, वो काफी टाइम तक यहीं पर अटका हुआ दिखाई देगा हमको। अगर आपने कभी वास्तव में सनराइज या सनसेट कभी देखा हो तो ये चीज़ फील कर सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक दिखता है, मतलब 5-6 मिनट तक यही दिखेगा वो, और जब सनसेट होगा दूसरी तरफ तो जब वो हॉराइजन से जा चुका होगा, ये अगला हॉराइजन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से जब वो नीचे जा चुका होगा उसके बाद भी वो ऊपर दिखाई देता रहेगा, तो 5-6 मिनट तक वो ऊपर ही दिखाई देता रहता है। इतना ही टाइम होता है जब तक ये अपनी जगह से दूर कहीं अपीयर होता है। तो ये होते हैं 2 एग्जाम्पल, अपरेंट डेप्थ और अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। ये 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। मैं आपको और रियल लाइफ से थोड़ा जोड़कर दिखाना चाहता हूँ इसको। मेरे पास 2 बॉटल है, एक जो है वो पानी से भरी हुई है, जो दिखेगी नहीं यहाँ पर कि पानी से भरी हुई है या नहीं, और एक खाली है। ये दिख सकती है कुछ ये इस तरह से दब जाएगी। जैसे इन्हीं डायग्राम को मैं इन दोनों के थ्रू दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो क्या फ़र्क आएगा। जैसे ये जो पहले हॉलो बॉटल है जो खाली है, अंदर पानी नहीं है, इसमें केवल एयर है, तो उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। देख सकते हो आप कि इसमें आपको इन डायग्राम्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये डायग्राम हो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन डायग्राम में आप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बॉटल लेता हूँ मैं जो पानी से भरी हुई है। अब इन डायग्राम्स को देखना आप, अगर आप इनको देखोगे तो आपको ध्यान से ये देखने में आएगा कि डायग्राम उल्टे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन है यहाँ पर, क्योंकि लाइट जो है इसके यहाँ से क्रॉस हो रही है और फिर कैमरा में आ रही है और आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन किस तरह से हिट करता है चीज़ों को या अपीयरेंसेस को चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। खैर, ये 2 अलग अलग केस मैंने आपको बताया। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। देखो, अगले पॉइंट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसा कि हमने इस चैप्टर में कहा था कि रिफ्रैक्शन में हम इस चैप्टर में 3 फिनोमेनन पढ़ने वाले हैं, तो उन 3 में से तीसरी ये है। रिफ्रैक्शन में लेंस वगैरह भी आते हैं, लेकिन वो इसके बाद है एनसीईआरटी में। तो पहले देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। हालांकि अब आप कहोगे कि रिफ्लेक्शन तो हमने नहीं पढ़ा था, तो फिर बीच में कैसा आ गया, मतलब एनसीईआरटी ने सिलेबस में से हटा दिया था अभी कोविड सिचुएशन के कारण, तो ये वापस कहाँ से आता है। तो बेसिकली नाम से कन्फ्यूजन में नहीं आना हम लोगों को ये समझना है कि पहले ये चीज़ होती क्या है, फिर बाद में पता लग जाएगा कि ये रिफ्रैक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर एक डेंस मीडियम है, फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं यहाँ पर कि वाटर है और ऊपर इसके कोई रेयर मीडियम है, तो एयर मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर, तालाब है कोई या स्विमिंग पूल है, वहाँ अंदर कोई ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को हम बाहर से कोई देख रहे हैं या बाहर उसकी लाइट आ रही है अंदर से बाहर, तो
लाइट किधर से किधर जा रही है, वाटर टू एयर और डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए कि कब मीडियम कोई डेंस होता है, कब रेयर होता है। तो कोई भी लाइट ले हो उसको हम एरो लगा के बताते हैं, वरना वो सिर्फ एक लाइन होती है। तो ये लाइट यहाँ से यहाँ जाती है, तो इसको हम कहेंगे ये नॉर्मल है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे हम यहाँ पर, जैसा कि हमेशा बोलते हैं। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर कोई भी सरफेस हो, ये इंटरफेसिंग सरफेस है जो इन दोनों मीडियम को अलग करती है। कोई भी सरफेस हो, ट्रांसपेरेंट सरफेस, वहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा रिफ्लेक्शन ही हो या रिफ्रैक्शन ही हो, कुछ पोर्शन में दोनों होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मानते हैं कि ये जो लाइट आ रही है उस 100% लाइट में से कुछ पोर्शन या कुछ परसेंटेज यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो क्योंकि डेंस टू रेयर जा रही है लाइट, डेंस टू रेयर, इसलिए ये नॉर्मल से दूर हटेगी, थोड़ी सी ऐसे जाएगी, इसको हम ऐसे बोलेंगे। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ पोर्शन तो इसका हो गया रिफ्रैक्ट, कुछ पार्ट होगा इसका रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगल आई और आर सेम होते हैं। अब होते हैं लेकिन दिखने भी चाहिए डायग्राम में, तो क्या होगा, डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये लाइट यहाँ जाती हुई थोड़ी हल्की सी दूर हट गई है। ये कंडीशन हमेशा लागू होगी यहाँ पर कि इन केस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंस टू रेयर, उस केस में आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आई को बढ़ाएंगे, अगले केस में लाइट को किसी और जगह पर ले जाए, अगर आई को बढ़ाएंगे तो आर और बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस कंडीशन हैज टू बी मेट। ये तो कंडीशन है जो कि वायलेट नहीं हो सकती, तो वायलेट नहीं हो सकती तो हमें इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा लाइट को। तो हम देखते हैं कोई और पॉइंट के लिए लाइट को, अगर लाइट के लिए हम आई बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, आर भी बढ़ेगा। आर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगी लाइट, और दूर जाएगी नॉर्मल से, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर लाइट थोड़ी बेंड हो गई है, तो ये आर पहले से और ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये सरफेस की तरफ झुकती जा रही है, और कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये है रिफ्रैक्टेड, ठीक है। दो अलग अलग है, लेकिन इनका कितना पोर्शन होगा ये अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा। अब अगर आई को और बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखो यहां तक यहाँ पे आई को, तो आई को हमने और बढ़ा दिया बेसिकली, ठीक है। तो आर और बढ़ेगा, ये ऐसे जा सकती है, ठीक है। ये आर और बढ़ गया। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा थोड़ा सा, अब क्या होगा कि अब यहां से कंडीशन ये होगी कि आई को और बढ़ाते हैं तो फाइनली हो क्या सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये लाइट या आई जो है, अब आर जो है बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि ये जो रिफ्लेक्ट या जो बाहर निकलने वाली लाइट है वो इसके पैरेलल चली जाए। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये लाइट हम देख रहे हैं झुकती जा रही है इधर इधर, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये पूरी लाइट जो है बाहर निकल इसके पैरेलल चली जाए और रिफ्लेक्ट हो ही नहीं। ऐसा ही होता है एक पर्टिकुलर केस पर, तो उस केस में हम कहेंगे कि आर जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री। और इस पर्टिकुलर केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए जो आईसी होती, ये आई एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहा जाता है आईसी, आईसी। तो देखो आईसी को हम क्या नाम देते हैं, आईसी इज बेसिकली क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको। क्रिटिकल का मतलब होता है यहाँ पर कोई चेंज आ गया हो, ठीक है। जैसे पहले चीजें नॉर्मल चल रही थी, थोड़ी लाइट ऊपर थोड़ी लाइट अंदर, थोड़ी ऊपर थोड़ी अंदर, थोड़ी ऊपर थोड़ी अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल चल रहा था, एंगल की वैल्यू अलग अलग थी लेकिन सिचुएशन सब जगह सेम थी। बट यहाँ पर आते सब कुछ बदल गया, चेंज आ गया, तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार समझते हैं कि या कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि while
गोइंग फ्रॉम dense to rare medium the value of incident angle at which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle. IC, ठीक है। एक बार वापस देख लो, काफी लंबी हो गई है डेफिनेशन। हम ये कह रहे हैं कि डेंस टू रेयर मीडियम में जाते वक्त कौन जाएगी? लाइट, ऑब्वियसली। अगर डेंस टू रेयर से जाते वक्त इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन दैट एंगल, कौन सा एंगल? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, आईसी। इस कंडीशन को हम याद रखेंगे क्योंकि आगे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो काम मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां से आगे जाए तो क्या होगा भाई? ऊपर तो जाएगी नहीं ये वाली लाइट, है ना? तो क्या हो सकता है? देख के यहां पर, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है। देखो डायग्राम के लिए मुझे एक्सक्यूज कर देना, मेरे पास रूलर नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, आपने अब जो वैल्यू ली है वो ली है आईसी से ज़्यादा। यहाँ से यहाँ में आई बढ़ा दिया तो आईसी से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? इधर तो जाएगी नहीं, तो क्या करेगी? पूरी की पूरी लाइट अंदर चली जाएगी। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी को यहाँ पर बोलते हैं TIR। वापस देखो एक बार, हमने कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाना आपको। इस कंडीशन से या इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा था, यहां से भी पहले, कि लाइट जो है रिफ्रैक्ट भी हो रही थी, रिफ्लेक्ट भी हो रही थी। तो इन तीनों केस में हम बोल सकते हैं कि लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन इस केस के बाद में लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डेंस टू रेयर मीडियम में जा रही है। देखिए ध्यान रखिए, रिफ्लेक्शन आप हमेशा ओपेक सरफेस पे पढ़ते हो, जैसे मिरर है, जैसे मेटल सरफेस होती है, ठीक है, या शाइनी सरफेस होती है जिसमें आप थ्रू नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते, तो वहां पर आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर ये पानी जो होता है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। तो यहां तक क्या था, 1 2 3, या फिर ये कह सकते हैं इस सिचुएशन से पहले पहले लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, पार्ट, ठीक है। इन सम प्रोपोर्शन लाइट वाज गेटिंग इंटरनली रिफ्लेक्टेड, दैट्स व्हाई इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट इसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पर आने पर या इसके जस्ट आगे से ही ऐसा हो सकता है, मैंने बस इसको क्लियरली दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा दूर लिया है। यहाँ पर आते ही लाइट अंदर की तरफ मुड़ गई उसी मीडियम में, ठीक है, सेम मीडियम में जैसा कि मिरर में होता है। इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इस केस में क्रिटिकल एंगल वाले केस में हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पर। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आर, साइन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारे केस में होगा एन। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं लेवलिंग की, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानने वाले हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लेते हैं और जो ऊपर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले लेते हैं, ठीक है। डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो याद करो कि जब स्नेल लॉ लिखा था हमने तो दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखा था हमने, यहाँ पर जहां से लाइट जा रही है, जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पर, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नीचे रखेंगे, ठीक है।
सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था इसलिए मैंने ब्रेक लिया थोड़ा। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। इस केस के लिए हमने स्नेल्स लॉ लिखा है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इस केस के लिए होगा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन दिस मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लॉजिक क्या है ये मैंने पिछले कुछ वीडियो में समझा रखा है। अब इसको हम लिख सकते हैं n/1, ठीक है। बट यहाँ पर ये केस भी लगाएंगे IC and R is equal to 90. So how can we further proceed? Sin IC critical angle upon sin R 90 degree is equal to n/1. So this sin 90 becomes 1. Sin IC is equal to n/1, or we can write this expression by inversing this refractive index as 1/n/(1/2) is equal to sin IC, right? हालांकि यहाँ पर भी ठीक है, बट सिंस NCERT इज डूइंग लाइक दिस, NCERT यहाँ तक एक्सप्लेन कर रही है इसलिए हम चेंज कर। अच्छा, इस वैल्यू को मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहे तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n/(1/2) is equal to 1/sin IC, that's it। तो ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के का एक और एक्सप्लेनेशन या फिर एक और एक्सप्रेशन लिख लिया है। एक तो हमने इस तरह से लिखा था पिछले सेक्शन में, पिछले वीडियो में। यहाँ पर हमने देख लिया कि क्रिटिकल एंगल की टर्म्स में हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बता सकते हैं। इट मीन्स हर अलग अलग मीडियम जो होते हैं, चाहे वाटर हो, ग्लास हो, डायमंड हो या ग्लिसरीन हो, उन सब के क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं और उन सब के क्रिटिकल एंगल भी होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर वाटर की जगह कुछ भी मीडियम हो, उनके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना पाई जाती है। इट मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर लाइट उनके अंदर से बाहर आना चाहे तो नहीं आ पाएगी, वो उसके अंदर ही घूमती रहेगी लाइट, ठीक है। ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कई जगह एप्लीकेशन होता है, जैसे शाइनिंग ऑफ अ डायमंड और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, या फिर लाइट की डायरेक्शन को विदाउट डिस्टर्ब किए उसकी डायरेक्शन को 180 डिग्री चेंज कर देना, आई मीन विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ द इमेज, उसकी लाइट की डायरेक्शन को ही चेंज कर देना। और ऐसा किया जाता है टेलीस्कोप्स में, या फिर जो दूरबीन होती है, बाइनोकुलर्स जिसको हम बोलते हैं, जो छोटी हाथ में यूज करने लायक होती है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो आज हमने देख लिया यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसके अलावा उसी तरीके से हम और एग्जांपल देख सकते हैं इसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, लेकिन वो अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आई होप दैट यू विल understand and will like this presentation in this way, and again I will request you all that please spread this video to many people so that it can reach to multiple people, many people. Thank you.